चैप्टर पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और यह इसका भाग 6 है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश व्यापार ने भारतीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया, चीन को गुलाम बनाने वाली अफीम कैसे भारत से संबंधित थी, और कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के जो घाटे से भी अपना फ़ायदा उठा लिया। साथ में ये भी जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ने देशों की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था, कैसे लड़ा गया था। साथ में ये भी जानेंगे कि इस युद्ध का समाज पर क्या असर पड़ा, और ये भी कि ब्रिटेन और अमेरिका में इस युद्ध का क्या प्रभाव हुआ और या क्या असर हुआ। इसका सबसे पहला टॉपिक है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। जो भारत है, भारत से शुरू से ही जो महीन कपास से बने हुए जो कपड़े थे वो वर्षों से यूरोप को निर्यात किए जा रहे थे, लेकिन उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, तो वहाँ उत्पादन भी बढ़ने लगा था, और इस वजह से जो वहाँ पर कच्चा माल है उसकी खपत भी अधिक होने लगी थी। ब्रिटेन ने भी अपने कपास का उत्पादन शुरू कर दिया था, और वहाँ वो जो उत्पादन था वो बढ़ भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो इस वजह से तो वहाँ के जो उद्योगपति थे उन्होंने वहाँ की सरकार पर, ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि सरकार जो बाहर के देशों से कपास आयात किया जा रहा है उस पर रोक लगा दे, उस पर प्रतिबंध लगा दे। तो इस वजह से जिसकी वजह से जो वहाँ का जो कपास है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे, और स्थानीय जो उद्योग है उसको इस तरह से सरकार बढ़ावा दी। इस पर जो ब्रिटेन सरकार थी उसने क्या किया कि जो बाहर के देशों से आने वाला जो कपास था उस पर सीमा शुल्क लगा दिए। सीमा शुल्क लगाने की वजह से जो कपास था जो दूसरे देशों से आ रहा था वो बहुत अधिक महंगा होने लगा, और भारत से भी जो कपास निर्यात किया जा रहा था ब्रिटेन को, उसका भी आयात अब कम होने लगा था। तो जो ब्रिटिश या ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक थे वो भी अब अपने लिए, अपने माल को बेचने के लिए बाज़ार ढूंढने लगे थे, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत के जो कपड़ा व्यापारी थे, ठीक है, यूरोप, क्योंकि उनको जो भारतीय व्यापारी थे अब उनके पास सामने उनके बाज़ार में यूरोप के जो उत्पादक थे, क्योंकि यूरोप का सामान भी अब बाज़ार में आने लगा था, और इसलिए अब भारतीय व्यापारियों को भी यूरोप के जो उत्पाद थे उनसे बहुत अधिक मुकाबला करना पड़ रहा था। और जो बढ़े हुए सीमा शुल्क की वजह से वो ब्रिटेन में भी अपना माल नहीं बेच सकते थे, क्योंकि सीमा शुल्क की वजह से उनका सामान महंगा हो जाता और उसके लिए ख़रीदार ही नहीं मिल पाते थे। इस वजह से जो धीरे धीरे भारत का जो सूती कपड़े का निर्यात था जो ब्रिटेन को या यूरोपीय देशों को हो रहा था उसमें लगातार गिरावट आ रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ के निर्यात में, मतलब जो निर्यात हो रहा था उसमें कोई कमी नहीं हुई, पर अब जब जो निर्मित वस्तुएं थी उनका निर्यात ना होकर कच्चे माल का निर्यात बढ़ गया था। पर इससे जो फसल उगाने वाले जो किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। अब फसल उगाने के लिए जो किसान थे, ठीक है, वहाँ पर फसल तो उगाते थे कपास की, और वो अपने जो दूसरे देश थे उनको भेजते थे। यूरोपीय देशों में जो निर्यात हुआ जो कच्चा कपास होता था उससे वहाँ वो लोग कपड़े बनाते, और उन्हें रंगने वाला जो नील होता उसका उत्पादन भी भारत में ही किया जाता था, और इसे भी बहुत बड़े पैमाने पर कई दशकों तक का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। भारत में 1820 के दशक से ही सबसे अधिक निर्यात अफीम का भी होता था, जो मुख्य रूप से चीन को जाता था। जो चीनी सरकार थी या जो चीनी लोग थे वो अफीम का उपयोग या तो दवाइयों के लिए करते थे या फिर नशे के लिए करते थे। जो अंग्रेज़ सरकार थी वो भारतीयों से ही अफीम की खेती करवाती और उसे चीन को निर्यात करती, और उसके बदले वो लोग वहाँ से, जो यूरोपीय सरकार थी वो वहाँ से चाय और रेशम वहाँ से लेके आते थे, या रेशम का आयात चीन से किया जाता था।
ब्रिटिश सरकार को चीन में अफ़ीम निर्यात करने से बहुत फ़ायदा हो रहा था, पर जो चीन की युवा पीढ़ी थी वो अफ़ीम के नशे की आदी बनती जा रही थी। तो इस वजह से जो वहाँ के राजा थे चीन के, उन्होंने अफ़ीम के आयात पर ही प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन चीनियों को तो अब अफ़ीम की लत लग चुकी थी, तो वहाँ पर निर्यात होने में कोई कमी नहीं आई अफ़ीम की। लेकिन जो अफ़ीम थी अब वो सीधे सीधे निर्यात न होकर तस्करी द्वारा चीन जाती थी, और इससे जो यूरोपीय सरकार थी उन्हें बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा था। फिर 19वीं सदी में भारतीय बाज़ारों में केवल ब्रिटिश उत्पाद ही दिखाई दे रहे थे। जैसे कि आज के समय में देखते हैं हर दुकान में चाइनीज़ सामान देखने को मिलता है, तो वैसे ही उस वक्त भारतीय बाज़ार में केवल ब्रिटिश उत्पाद ही दिखाई देते थे। तो इस वजह से भारत से ब्रिटेन तथा और देशों को भी अनाज व कच्चे माल के निर्यात में भी बढ़ोतरी हो गई। ब्रिटेन से जो आयात किया जाता था उत्पाद, उसकी कीमत बहुत अधिक होती, और भारत से जो बाहर भेजा जाता था, ब्रिटेन को भेजा जाता था सामान, उसकी कीमत बहुत कम होती थी। तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी भी आई जब व्यापार अधिशेष हो गया, मतलब ब्रिटेन के हित में हो गया। इसका मतलब था कि जो व्यापार हो रहा था उसमें हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा होता था। ब्रिटेन इस मुनाफे से जो दूसरे देशों से उसका व्यापारिक घाटा होता था उसकी वो भरपाई कर लेता, और इस तरह से भारत इंग्लैंड के घाटे की भरपाई करने वाला भी देश बन गया। भारत से कमाए जो मुनाफा होता था उससे ब्रिटेन अपने होम चार्जेस यानी कि देसी खर्चों को पूरे करता। इसमें आते थे इनके ब्रिटानी जो अफसर होते थे और जो व्यापारी होते थे उनके द्वारा अपने घर भेजी जाने वाली रकम, फिर भारत के अलावा जो अन्य देशों से कर्ज़े लिए जाते थे उसका जो ब्याज होता था वो भी वो इसी जो ट्रेड सरप्लस था उससे चुकाते थे, और साथ में जो भारत में काम कर चुके थे ब्रिटिश अफसर उनकी पेंशन भी इसी में शामिल होती थी। अब है महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था या युद्धकाल की अर्थव्यवस्था। जो पहला महायुद्ध था या जो पहला विश्व महायुद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध, उसमें क्या हुआ था कि मुख्य रूप से ये लड़ा तो यूरोप में ही गया था, लेकिन इसका जो असर था वो पूरी दुनिया में देखा गया। यह जो युद्ध था वो अगस्त 1914 में शुरू हुआ था और नवंबर 1918 में समाप्त हुआ। पहले तो ये लग रहा था कि 3-4 महीनों में, जब 1914 में शुरू हुआ था उस वक्त लग रहा था कि 3-4 महीनों का ही युद्ध है और जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे समाप्त होते होते पूरे 4 साल लग गए। और इस युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ थीं जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे। फिर इस युद्ध में जो ये 20वीं सदी के पहले दशक में जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध ने देशों के मध्य इतनी तबाही मचा दी थी कि जिससे बाहर निकलने में ही देशों को करीब 30 वर्ष लग गए थे। और इस दौरान भी, इन 30 वर्षों के दौरान भी दुनिया भर के देश जो थे उनमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता हमेशा बनी रही, और इस कारण से जो इससे भी शक्तिशाली और विनाशकारी द्वितीय महायुद्ध था वो हुआ था। इस युद्ध में करीब बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उससे पहले ही औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, तो बहुत देशों में उद्योग स्थापित हो रहे थे या फिर हो चुके थे, और यह जो युद्ध था वो पहला आधुनिक हथियारों वाला युद्ध था। मतलब इस युद्ध में हर एक देश ने आधुनिक मशीनों का, जैसे मशीन गन हैं, टैंक हैं, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार, हर तरह का जो आधुनिक उपकरण था, आधुनिक हथियार थे, उसमें इस्तेमाल किया था। इसीलिए इस युद्ध को पहला आधुनिक युद्ध भी, औद्योगिक युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में करीब 90 लाख से जो अधिक लोग थे उनकी मृत्यु हुई थी और करीब 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध में जो ब्रिटेन था उसे बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। जो
इस युद्ध में जो मरने वाले लोग थे या घायल होने वाले लोग थे वो अधिकतर पुरुष थे और आर्थिक क्रिया में संलग्न थे, अपने परिवार के लिए वो कमा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि यूरोप में परिवार में जो काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या में भी बहुत कमी आ गई और उनकी आमदनी घट गई। फिर जब यूरोप में जो काम करने वाले पुरुष थे वो युद्ध में या तो घायल हो गए थे या फिर मर गए थे, तो ऐसी स्थिति में यूरोप की जो महिलाएं थीं उन्होंने अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उद्योगों में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ब्रिटेन था तो ब्रिटेन ने युद्ध के जो खर्च थे उसे पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिया था। अब जो ये उद्योग जहाँ पर महिलाएं काम कर रही थी तो उस समय जितने भी उद्योग थे उनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। अब मॉडिफिकेशन कैसे किया गया कि जब पहले तो जो भी उद्योग थे वहाँ पर ज़्यादातर खाद्य सामग्री का ही उत्पादन होता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन उद्योगों में युद्ध संबंधी सामग्रियों का उत्पादन होने लगा। युद्ध संबंधी या फिर थोड़ा बहुत खाद्य सामग्री का भी उत्पादन यहाँ पर हो रहा था। युद्ध संबंधी में जैसे हथियार हैं, दवाइयाँ, मशीन, वर्दी, ये सारी चीज़ें का ही उत्पादन ब्रिटेन में ज़्यादा हो रहा था। तो जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका के बैंकों से भी कर्जा लिया था अपनी युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इस युद्ध ने जो अमेरिका था उसको अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता बना दिया। मतलब अब अमेरिका कर्जदार नहीं रहा कि किसी से उधार नहीं ले रहा था, अब वो खुद ही कर्जदाता, कर्ज देने वाला देश बन गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को दोबारा सही करना, थोड़ा संभालना मुश्किल हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि औद्योगिकरण सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और फिर बाकी देशों में पहुंचा था। जहां प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन युद्ध झेल रहा था तो उस वक्त भारत और जापान में भी उद्योगों का विकास हो रहा था, यहाँ पर भी उद्योग विकसित होने लगे थे। ये देश भी अपने बाज़ारों का विस्तार कर रहे थे। फिर युद्ध के बाद जो ब्रिटेन था उसके सामने दोबारा अपनी पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति को पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसी के साथ साथ अपने युद्ध संबंधी जो खर्च थे उसके लिए भी अमेरिका से उसने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ था। तो इस वजह से जो ब्रिटेन था उस पर विदेशी कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ब्रिटेन में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब वहाँ अनाज और युद्ध संबंधी जो वस्तुएं थी उसकी बहुत मांग थी, तो इस वजह से उत्पादन अधिक होता था वहाँ पर, और उत्पादन अधिक होने की वजह से जो लोग थे उन्हें रोज़गार मिला हुआ था। पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पर मांग में कमी आ गई और इस वजह से बहुत से लोग वहाँ पर बेरोज़गार हो गए, और इस वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था थी उस पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। फिर युद्ध काल की अर्थव्यवस्था में ही हम इसमें एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। तो यहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को ही हम देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जो पूर्वी यूरोप था वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं का सबसे अधिक निर्यातक था, वो मुख्य निर्यातक था। लेकिन उसके युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक बन गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप में फिर से गेहूं का उत्पादन होने लगा और वह भी विश्व बाज़ार में अपने गेहूं का निर्यात करने लगा। अब इस वजह से क्या हुआ कि बाज़ार जो था वहाँ पर गेहूं की जो सप्लाई थी या गेहूं जो था वो बहुत अधिक मात्रा में पहुँचने लगा और उसकी जो कीमत थी उसमें गिरावट आ गई। ग्रामीणों की आय कम हो गई क्योंकि वे तो कर्ज़े पर ज़मीन लेकर उत्पादन कर रहे थे, तो वे उसके कर्ज़े ही नहीं चुका पाए क्योंकि जो गेहूं जो बिक रहा था उनका वो अब बिकना बंद हो गया या फिर उसकी कीमतें इतनी कम हो गई कि उनको उनकी लागत का मतलब किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी। तो वो इस वजह से और अधिक कर्ज़े में फंस गए और यहीं से शुरुआत होती है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में भागों में पढ़ेंगे।